अच्छा जी, आज है हमारा लेक्चर 6 बिज़नेस लॉ का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ऑफ़र पढ़ लिया है, कम्युनिकेशन पढ़ ली है, कुछ हमने कल एमसीक्यूज़ किए थे और कुछ हमारे जो दूसरे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरह के सिनेरियोज आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने, लेकिन उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिटेल में सारी चीज़ें बताएं, सिर्फ येस नो नहीं करना, ठीक है। थोड़ा डिटेल में हमने अपनी रीजनिंग भी देनी होती है, बेसिस ऑफ ओपिनियन भी हमने प्रोवाइड करना है। वो थोड़ा सा कल हमने देखा किस तरह ड्राफ्ट करेंगे। आज इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करते हैं चैप्टर को। मंडे से आप लोगों का टेस्ट भी है ना स्टार्ट, मतलब वैसे कैफ के स्टार्ट हैं, तो आपका ट्यूसडे को होगा शायद बिजनेस लॉ का। नहीं, आपका ये है, मुझे आपका ट्यूसडे को टेस्ट है बिजनेस लॉ का, ठीक है। चैप्टर 1 का होगा टेस्ट फिर, ठीक है। चैप्टर 1 इंशाल्लाह आज कर लेते हैं, बाकी मंडे को चैप्टर 2, हाँ मतलब हमारा 1 फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह जो थोड़ा इशू होगा मंडे को बाकी कर लेंगे। तो ट्यूसडे को आप लोगों ने फिर इसका टेस्ट देना है, उसमें एमसीक्यूज़ भी होंगे और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। मार्क्स यार हो जाएंगे तकरीबन कोई 30 मार्क्स का कर लें, 30-35 का। नहीं लॉन्ग उस तरह ऐसे तो नहीं आएगा लिखने के लिए, स्टोरी तो नहीं आएगी, लेकिन लॉन्ग यही होता है 5-7 नंबर का पेपर। कैफ़े पूरे पेपरों के अंदर ना आपको अकाउंटिंग के अलावा 8 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैक्सिमम 8 नंबर का होगा, 7, 8, 6, 5, 1 नंबर का हो सकता है, 2 का हो सकता है, मैक्सिमम 8 के होंगे बिजनेस लॉ में स्पेसिफिकली। हाँ जी, अभी तक है किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन तो पूछें। चीज़ें समझ आना बड़ा ज़रूरी है। आप लोगों ने कल वाला लेक्चर ले लिया उधर से, असलान एंड कंपनी? नहीं, हाँ जी भाई, है कोई क्वेश्चन तो पूछें जल्दी फिर। ऑफ़र के इसेंशियल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा अगर हम रिवाइज कर लें, याद करवाएं ज़रा। इसेंशियल्स ऑफ एन ऑफ़र, 2 पार्टीज़ हों, डेफिनेट सर्टेन हो, मे बी कंडीशनल, और अगर कंडीशनल हो तो कंडीशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड और उसी कंडीशन के साथ एक्सेप्ट होना चाहिए, और लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन हो, और इनविटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर की हमने 4 एग्जांपल देखी हैं, कौन कौन सी? ऑक्शन है, टेंडर है, डिस्प्ले ऑफ गुड्स और सर्कुलेशन ऑफ। टेंडर का मैंने एक मैसेज आपको किया था ग्रुप में, वो देखा है? एक वेबसाइट का लिंक मैंने भेजा था, सही है? हाँ, उस पर अगर आप उसको ओपन करने की आपको तौफीक हो थोड़ी सी, तो आप उसको ओपन करके देखें, उसमें काफ़ी कंपनीज़ के टेंडर्स आते हैं, ठीक है। लेकिन वो पेपरा है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी थॉर, मतलब सरकारी कंपनीज़ के वहाँ पे, उससे थोड़ा सा बेसिकली आपको आइडिया हो सकता है। कोई भी टेंडर ओपन करेंगे, वो ऊपर अपना बताएंगे कि उनका पर्पज़ क्या है, किस चीज़ के लिए आपसे ऑफ़र मांग रहे हैं। फिर वो आपसे इन्वाइट करेंगे ऑफ़र्स कि भाई आप अपनी ऑफ़र्स हमें भेजें, किस तरह भेजें, एनवेलप में भेजें, बंद करके एनवेलप भेजना है या इकट्ठी भेज देनी है, वो डिफरेंट तरीके होते हैं, वो आपको वहाँ पर बताते हैं। लेकिन वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है, वो ऑफ़र नहीं होती। तो इसका मतलब है कि अगर कोई टेंडर पास हुआ है, ऊपर से टेंडर आ गया आपकी तरफ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उन्होंने ऑफ़र करवाई है, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं बेसिकली। इसी तरह कोटेशन के लिए भी, कोटेशन का वर्ड सुना होगा, आप कोटेशन कॉल करते हैं। टेंडर भी एक तरह की कोटेशन ही होती है, लेकिन टेंडर ज़रा बड़े लेवल पर होती है। कोटेशन आप स्पेसिफिकली लोगों से मांगते हो। आपने कोई 5-4 कंपनीज़ को भेजा कि यार हमें एक प्रिंटर चाहिए, तो आप अपनी कोटेशन सेंड करें। अब ये भी आप उनको इनवाइट कर रहे हो ऑफ़र के लिए, आप उनको ऑफ़र नहीं कर रहे। 5 कंपनी सारी नहीं कह सकती भाई अब आप मुझे सेल करोगे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आपने सिंपल क्या किया, उनको इन्वाइट किया है। क्लियर है भाई? वो देन इन्फोर्सेबिलिटी की हमने बात की। इन्फोर्सेबल होने का मतलब क्या है कि जिसके अंदर लीगल रिलेशनशिप हो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो, वो इन्फोर्सेबल है, जिसमें कानून आपकी बैक पे हो। कानून कौन सा फ़िलहाल पढ़ रहे हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किस चीज़ के ऊपर लगता है? कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लगता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इन्फोर्सेबिलिटी का होना ज़रूरी है, लेकिन 3 केसेस हमने ऐसे डिस्कस किए जहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी आम तौर पे कंसिडर होती है कि नहीं होती। कौन कौन से? नहीं, सोशल आपके एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट और हाँ रिलीजियस एग्रीमेंट, इन तीनों में आम तौर पे नहीं होती। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो जब टाइम आएगा पढ़ेंगे। लेकिन इन्फोर्सेबिलिटी के अंदर
दो चीज़ें होती हैं कि उसका लीगल होना लाजमी है और उसका पॉसिबल होना लाजमी है। हर वो चीज़, हर वो सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ऑफ़र हो रही है, अगर वो इलीगल है या वो इम्पॉसिबल है तो उसके ऊपर आप एग्रीमेंट तो हो जाएगा लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है यार, ये ना थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप स्टेप वाइज अगर इनको कोई बंदा इधर आके लिख के ज़रा बताए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है। सही है, आओ मैं हसान आप आ जाओ इधर, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ना ये मिक्स हो जाती हैं थोड़ी सी चीज़ें, इसलिए थोड़ा इधर हो के। हाँ, पहले लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ को कहते हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ही छोटा लिख रहे हो, थोड़ा सा बड़ा। ये आप सारे लोग भी ना इसको, ये चैप्टर 2 के जहाँ पे खाली जगह है ना कहीं, वहाँ पे ये इस तरह बना के लिख लो, ठीक है, ताकि छोटी सी रिवीजन वहाँ से हो जाया करेगी। कॉन्ट्रैक्ट बराबर है जी एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। सही है, अब एग्रीमेंट क्या होता है जी? नीचे लिखो एग्रीमेंट क्या है इसमें से। ठीक है, कोई नहीं स्पेलिंग की। एग्रीमेंट भाई हम किसको कहते हैं? तोड़ के बताओ जरा पूरा। ऑफर, आप यहाँ पे बल्कि लिखो प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन, ऑफर प्लस, हाँ इसको फिर हम प्रोमिस को नीचे फिर आप ब्रेक करो। पेपर में आप इनको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, आप लोगों को बस समझ होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। जैसे मर्जी लिखो, कोई इतना इशू नहीं है। प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है जी, वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। अब आप बताओ कि जी प्रोमिस क्या होता है? ऑफर प्लस, वो भाई आपका बन जाता है प्रोमिस। अब आपको ऑफर के एसेंशियल्स पता हैं, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स हमने कल पढ़ लिए हैं। सही है, वैलिड एक्सेप्टेंस किस तरह होती है। इन्फोर्सिबिलिटी में दो चीज़ें होती हैं भाई, क्या क्या? लीगल होना लाजमी है और पॉसिबल होना लाजमी है। मतलब कि अगर इलीगल हो या इम्पॉसिबल हो तो वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है। ठीक है, कंसिडरेशन का हमें ऑलरेडी पता है कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना लाजमी नहीं है, कंसिडरेशन का होना लाजमी है कि हो ज़रूर। ये अगर लिख दिया जाता है कि नो कंसिडरेशन, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें से हमने एक एग्जांपल ली थी गिफ्ट की, गिफ्ट की सूरत में हो जाता है, बाकी कुछ हैं वो हम पढ़ेंगे। अदरवाइज़ कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना, काफ़ी होना लाजमी नहीं है, सिर्फ कंसिडरेशन का होना लाजमी है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये नहीं आप लोगों ने भूलने। और जब आपने केस स्टडी करनी है तो कोशिश किया करनी है कि इस तरह ही हल करें उसको। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक चीज़ आती है कि जी केस है, एक ऑफ़र करवाई गई है, एक्सेप्टेंस नहीं हुई और वो कहता है कंसिडरेशन भी इसके अंदर शामिल है, बताएं ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे वो चीज़ इन्फोर्सिबल बाई लॉ भी हो, आप क्या कहोगे कि ये इन्फोर्सिबल बाई लॉ तो है, ठीक है, कंसिडरेशन भी है, लेकिन इसमें प्रॉमिस पूरा शामिल नहीं है, क्योंकि प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और क्योंकि एक्सेप्टेंस यहाँ पे मिसिंग है तो इसलिए ये, क्योंकि प्रॉमिस ही नहीं है, प्रॉमिस नहीं हुआ तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ठीक है। तो इस तरह आपने ना एक थोड़ा सा उसको ट्रेल पूरी लेकर चल रही है। कल हमने भाई दूसरा देखा अपना एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, उसमें कोई है मसला तो पूछ लें। रेवोकेशन का हमें क्लियर है कॉन्सेप्ट, रिवॉक की जा सकती है डिफरेंट तरीक़ों से आपकी। ठीक है, अच्छा जी, एक्सेप्टेंस कल हमने थोड़ा स्टार्ट किया, उसमें हमने कहा कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए डिफरेंट तरह के आपके एसेंशियल्स होने चाहिए। जैसे आपकी जो एक्सेप्टेंस होती है वो सिर्फ ऑफर ही कर सकता है उसको एक्सेप्ट, या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हर बंदा नहीं कर सकता। अगर मैंने आपको ऑफ़र करवाई है तो आप ऑफर ही हो, सिर्फ आप कर सकते हो, बदले में इधर से जवाब आएगा कि हाँ जी ये ख़रीद लेगा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑफरी की तरफ से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। फिर जी अगर टाइम आपका लैप्स कर जाए और उसके बाद आप एक्सेप्ट करो चीज़ को,
तो वो भी आपकी नहीं, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मोड के अंदर होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। अगर प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं हो, प्रिस्क्राइब्ड टाइम नहीं हो, कंसिडरेशन नहीं बताई हुई, तो क्या यूज़ होता है? रीज़नेबल। सही है, ये चीज़ें हमें सारी पता है। अगर एक ऑफ़र एक बार रिजेक्ट हो जाए या टर्मिनेट हो जाए या रिवोक हो जाए, वो उसके बाद एक्सेप्ट नहीं हो सकती भाई, वो लैप्स हो जाती है। और ऑफ़र करने से पहले आप उसकी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। ऐसे नहीं आप किसी को भी कह सकते कि यार तुम जो भी ऑफ़र करोगे मुझे कबूल है, ऐसे नहीं होता। ऑफ़र आएगी उसके बाद आपने एक्सेप्टेंस करनी है। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें थी। फिर हमने एक पढ़ा कि कई बार तो हम एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस हमारी होती है, कई बार हम इम्प्लाइडली कर लेते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें कोई कंडीशन दी जाती है, कंडीशन को हम फुलफ़िल कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं कि यार अगर तुमने मेरी बाइक ख़रीदनी है तो 10 बजे तुम इस जगह पे पहुंच जाना। अब उसने हाँ ना नहीं की, एक्सेप्ट नहीं किया, 10 बजे वो वहाँ पे पहुंच गया है, ये जो अगर वाली मेरी कंडीशन थी उसने फुलफ़िल कर ली, इसका मतलब उसने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये भी एक्सेप्टेंस होती है। या दूसरा ये है कि अगर वो कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर ले, एक डिस्कशन हो रही थी, अभी उसने ऑफ़र करवाई है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसने वहाँ पे रखे पैसे कुछ, मैंने पैसे उठा लिए। जैसे मैंने पैसे उठाए हैं इसका मतलब क्या है कि मैंने बाय कंडक्ट उसको क्या किया है, एक्सेप्ट। तो ये भी एक्सेप्टेंस होती है। इस तरह के सिनेरियो पेपर में आएंगे आपको। ये एक्सेप्टेंस हो बाय परफॉर्मिंग कंडीशन वाले में एग्जांपल देखें, एग्जांपल 37। वो क्या कह रहा है, कामरान ऑफर्ड जमील 50 लैपटॉप्स फॉर ₹78,000 ईच। कामरान साहब ऑफरर हैं, जमील कौन है, ऑफरी है। जमील को ऑफर किए गए जी 50 लैपटॉप 78,000 का एक है। दैट इफ़ एंड सेड दैट इफ़ यू एग्री, और अगर आप एग्री करते हो, यू विल हैव टू डिपॉजिट 10% बाय टुमारो इन माई बैंक अकाउंट। अगर आप एग्री करते हो तो भाई 10% इसका जितना भी बनता है वो आपने मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा देना है। जमील साहब जो हैं उन्होंने आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने सिंपल क्या किया, 10% उसके अकाउंट में जमा करवा, कंडीशन को मीट कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो चुकी है भाई इस केस में। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट आ जाए आगे, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आपने रिवोक करनी हो एक्सेप्टेंस तो वो किस तरह की जा सकती है। जिस तरह हमने ऑफर को रिवोक किया था, ख़त्म किया था, तो एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है। एंड एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अच्छा, अब ये जो एज अगेंस्ट वर्ड है ना, ये आगे 5-6 बार आएगा। एज अगेंस्ट के साथ जिसका नाम लिखा होगा ना, आप ऊपर लिख लें कि वो बाइंड हो गया इस, सही है, वो क्या हो गया, मतलब वो अब पीछे बैक ऑफ नहीं कर सकता। यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्या लिखा है, एज अगेंस्ट दी एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन होगा, ऑफरी को ही कहते हैं ना, ऑफरी ने एक्सेप्ट करनी है, या प्रोमिजी जिसको हम कहते हैं उसी ने एक्सेप्ट करनी है। तो यहाँ पे लिख भी लो खैर साथ, ऑफरी या प्रोमिजी, वही एक्सेप्टर होगा। वो कह रहा है कि एक्सेप्टेंस रिवोक की जा सकती है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी। जब तक ऑफरी बाउंड नहीं हो गया एक्सेप्टेंस के हवाले से, तब तक आप इसको रिवोक कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आए जी, ऑफरी साहब बाउंड कब होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आए, 2.3.3 2.3.3 आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, किस चीज़ की, एक्सेप्टेंस की, ये लिख लो साथ, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की बात हो रही है। जैसे हमने कहा कि ऑफ़र की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब ऑफरी को पता चल जाए, उसका नॉलेज में आ जाए, तो ख़त्म होगी बात, आपके पास ऑफ़र पहुंच गई। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब होती है, ये 2 फेजेस में होती है भाई। कितने फेजेस में, 2 फेजेस में। ये जो लिखा है ना, एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, ये सॉरी रेवोकेशन का है, इधर 2.2.3 पे आना था, सॉरी 2.2.3। ये हो रही है एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, आगे रेवोकेशन की कम्युनिकेशन थी। कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, भाई कब कंप्लीट होती है, 2.2.3 एज अगेंस्ट द प्रपोजर। आप इसके साथ क्या लिख लोगे कि प्रपोजर बाउंड हो गया है, लिख लो साथ, प्रपोजर क्या हो गया है, एज, ये टर्म ना कंफ्यूज करेगी इसलिए इसको लिख लो, एज अगेंस्ट ऑफरर, या क्या उसको कहते हैं, प्रपोजर या प्रोमिजर। इसका मतलब क्या है कि ऑफरर इज बाउंड। बाउंड से मुराद क्या है, कि वो पीछे नहीं हट सकता भाई। और अगर लिखा हो एज अगेंस्ट
एक्सेप्टर या ऑफरी, फिर इसका मतलब क्या है कि ऑफरी इज बाउंड। भाई अब ऑफरी साहब बैक ऑफ नहीं कर सकते, प्रॉमिस के बाद पीछे नहीं हट सकते आप, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं कब कब होते हैं। पहले देखें जी, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कब समझा जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है। पहला पॉइंट क्या है, एज अगेंस्ट दी ऑफरर, मतलब के ऑफरर बाउंड होने लगा है भाई। व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका जो एक्सेप्टर है, ऑफरी है, आपको लेटर लिख दे, लेटर उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया, अब उसकी रीच में नहीं है, वो इसको चेंज नहीं कर सकता। आपने लेटर बॉक्स कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, एक तो पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करवा सकते हो, एक वो लेटर बॉक्स होते हैं रेड कलर के, वो थोड़ी सी जगह होती है, गला जिस तरह होता है ना, इतनी पतली सी जगह, उसमें आपने लेटर डालना है। अब आप उसको निकाल नहीं सकते बाहर, हाथ नहीं जाता उसमें, ठीक है। आम लोगों का तो नहीं जाता, शायद कोई बहुत पतले हाथ चले जाएं। तो भाई इसका मतलब है कि हमारी रीच से बाहर हो गया है। जिस बंदे ने ऑफर एक्सेप्ट की है, उसने उसमें लेटर डाल दिया, वो फंस गया है, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो चुकी है। तो भाई ऑफर या ऑफर भी फिर यहाँ पर क्या होगा, बाउंड हो जाएगा। एज अगेंस्ट द प्रपोजल का मतलब क्या है, ऑफर बाउंड हो गया व्हेन इट इज़ पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, जब उसको ट्रांसमिशन में आ जाए चीज़, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, अगर आपने ऑफर करवाई है किसी शख्स के थ्रू, मिसाल के तौर पे एक लाहौर एक बंदा बैठा हुआ था, आपने यहाँ से एक बंदा भेजा, उसको कोई ऑफ़र करवाई कि भाई आप मेरे पास इतना ये फ़लाँ सामान पड़ा है 10 करोड़ रुपए का, अगर तुम चाहते हो इसको एक्सेप्ट करना तो तुमने इसी शख्स के हाथ कागज़ लिखवा के भेजना है, इसके अलावा मैं कोई भी मोड एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आपने एक कंडीशन भी लगा दी। अब उसने उस बंदे को भेजा है, उसने एक्सेप्ट करके उसको कह दिया हाँ भाई मैं ख़रीदूँगा। वो बंदा बैठा है लाहौर से कराची जा रहा है, रास्ते में है, तो 24 घंटे में मेरे ख्याल में पहुँचते हैं। तो जैसे ही वो बंदा वहाँ पे बैठ गया तो बाउंड कौन हो गया, कौन हो गया भाई बाउंड, ऑफर बाउंड हो गया। क्यों, क्योंकि अब वो गाड़ी निकल चुकी है और वो पीछे से भाग के उसको नहीं रोक सकता। तो भाई अगर ऑफरी की रीच से एक्सेप्टेंस आउट हो जाए, क्या वो उसको वापस नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ऑफर क्या हो गया, ये क्लियर है बात। एक दूसरा पॉइंट क्या है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ऑफरी कब बाउंड होता है, इसके साथ लिख लो ऑफरी इज बाउंड। अब भाई ऑफरी साहब फंसने लगे हैं कब, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, जब ऑफरर की नॉलेज में पहुंच जाए, मतलब कि अब वो बंदा वहाँ पे कराची पहुंच चुका है, अब उसकी नॉलेज में आएगी ना चीज़, उसने आगे बताया हाँ भाई वो उसने एक्सेप्ट कर ली है। या लेटर अगर आपने पोस्ट किया था, ऑफरर ने जिस वक्त लेटर खोला अब उसकी नॉलेज में आया, अब कौन बाउंड हो गया है, ऑफरी हो गया। दोनों बंदे अलग अलग टाइम पे बाउंड होते हैं, ठीक है। ऑफरर तब बाउंड होगा जब ऑफरी ने एक्सेप्ट करके लेटर पोस्ट कर दिया, सही है। ऑफरी तब बाउंड होगा जब ऑफरर को पता लगा उस लेटर का, उसने ओपन करके देखा, पढ़ी आपकी एक्सेप्टेंस। ओके भाई, कोई मसला हो इसमें, ये हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, ठीक है। ऑफर की जो कम्युनिकेशन थी वो बड़ी सिंपल थी कि जैसे ही अगले की नॉलेज में आ गई है बात ऑफरी की, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। उसकी नॉलेज में बात का आना ज़रूरी है, इधर भी नॉलेज में बात का आना ज़रूरी है, लेकिन इसको दो फेजेस में डाल दिया गया है। पहला क्या है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, ऑफर कब बाउंड होता है, जब ऑफरी उसको एक्सेप्टेंस अपनी भेज दे और वो भी रास्ते में हो, लेकिन वो बाउंड हो गया है, अब वो चेंज नहीं कर सकता, बैक ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ऑफरी कब बाउंड होता है, जब ऑफरर को पता लगेगा। इसका मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे ऑफरी ने एक्सेप्टेंस भेजी है लेकिन रास्ते में अभी तक नहीं पहुंची ऑफरर के पास, अभी तक ऑफरर के पास, लेकिन रास्ते में है, कौन बाउंड हुआ है अभी, ऑफरी तो नहीं ना अभी तक हुआ बाउंड। ऑफरी ने कब बाउंड होना है, जब ऑफरर को पता लग गया। मिसाल के तौर पे जी बंदा भेजा, उसने बस के थ्रू कराची जाएगा 24 घंटों के अंदर, जैसे ही बंदा बस पे बैठा है कौन बाउंड हो गया, ऑफरर। ऑफरी अभी तक बाउंड नहीं हुआ, ऑफरी का मूड चेंज हो गया बीच में कि भाई मैंने नहीं ये खरीदनी चीज़, रिजेक्शन का मूड हो गया। वो क्या किया उसने, वो बस के थ्रू जा रहा था, एक और शख्स को जहाज़ के थ्रू भेज दिया। क्या किया, जहाज़ के थ्रू के भाई जाओ तुम जाके उसको कहो कि मैंने नहीं खरीदनी। अब पहले कौन सी चीज़ पहुंच जाएगी, जहाज़ वाली, जाहिर है, ठीक है, वो जाके उसको रिजेक्ट कर देगा। इसका मतलब है कि अब ऑफरी बाउंड नहीं हुआ, क्योंकि ऑफरी ने बाउंड कब होना था, जब उसकी नॉलेज में आनी थी। बात आई है समझ थोड़ी। ये इस तरह का सिनेरियो आ सकता है पेपर में कि दोनों चीज़ें एट अ टाइम निकल पड़ी हैं भाई। अब ये भी एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि अगर उसने एक्सेप्ट किया है और साथ ही रिजेक्ट भी किया है और लेटर भेजा है, लेटर आपको पता है कि अगर एक ही दिन पे भेजा जाए तो एक ही टाइम पे डिलीवर होता है। अगर आप कोरियर भी करवाते हो, टीसीएस करवाते हो, तो 12 बजे आमतौर पे आपके
प्रेमिसेस पे पहुंच जाती है। अब दोनों लेटर एक टाइम पे आए हैं, एक्सेप्टेंस वाला भी रिजेक्शन वाला भी। लेट से ऊपर लिखा भी कुछ नहीं हुआ, ज़ाहिर लेटर के ऊपर तो नहीं लिखेगा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, दो लेटर थे। अब आप बताओ जी कि जो आपका है ऑफरी है वो कब बाउंड होगा? हम कहते हैं ना कि ऑफरी तब बाउंड होगा जब ऑफरर की नॉलेज में चीज़ आएगी। दोनों लेटर उसने भेज दिए हैं, ऑफरर ऑलरेडी बाउंड है, ऑफरी कब बाउंड होगा? जब लेटर ओपन होगा। लेकिन भाई दो लेटर आ गए हैं भाई, जो वाला लेटर पहले ओपन हो गया, अब ये किस्मत पे है। अगर उसने दोनों लेटर देखे, अब ये साबित करना वकीलों का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ नुक्ता पढ़ रहे हैं, कानूनी नुक्ता, ठीक है। कानूनी नुक्ता भाई ये है कि अगर दो लेटर आए हैं, उसमें से पहले वाला जो ओपन हुआ, क्योंकि वो कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरर हो गया है ना, तो अब कौन बाउंड हो गया? ऑफरी। दूसरे वाले की अब कोई अहमियत नहीं है। अगर रिजेक्शन वाला पहले खुल गया तो भाई रिजेक्शन है, एक्सेप्टेंस वाला खुल गया तो। आई बात समझिए नहीं? अब इसकी एग्जांपल देखें। अदील ऑफर्स, अदील साहब कौन है? ऑफरर है। बाय लेटर टू सेल अ वैन टू काशिफ फॉर 1 लाख। भाई उसने लेटर लिख दिया काशिफ साहब को कि 1 लाख में आप मेरी गाड़ी खरीद सकते हो। द लेटर रिचेज काशिफ ऑन 8 मार्च। 8 मार्च को काशिफ के पास क्या पहुंच गया? लेटर भाई पहुंच गया। काशिफ एक्सेप्ट्स। अब यहाँ से असल सिनेरियो स्टार्ट होता है। हम एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं ना, पहले तो ऑफर चल रही थी। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई है भाई? किस डेट को हुई है? 8 मार्च को, सही है। 8 मार्च को ऑफर की कम्युनिकेशन में मसला ही नहीं है, मसला है एक्सेप्टेंस पे। काशिफ साहब जो ऑफरी हैं, एक्सेप्ट्स बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 9 मार्च। भाई उसने 9 मार्च को लेटर लिख दिया, सही है। कौन बाउंड हो गया है? ऑफरर का क्या नाम है यहाँ पे? नहीं, दोबारा जरा पढ़ो ऊपर वाला सिनेरियो। भाई जब लेटर पोस्ट कर दिया जाए तो कौन बाउंड होता है? ऑफरर, सही है। ऑफरी तब होता है जब ऑफरर की नॉलेज में बात आए। अभी तक अदील साहब की नॉलेज में बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अदील साहब बाउंड हो चुके हैं, ठीक है। ये नीचे देखें, एज अगेंस्ट अदील। एज अगेंस्ट अदील से मुराद क्या है? अदील इज बाउंड व्हेन द लेटर इज पोस्टेड ऑन 9 मार्च। चलो भी, अब अगली बात है, द लेटर रीचेज अदील ऑन 11 मार्च। भाई 11 मार्च को उसके बाद पहुंचता है, अदील साहब लेटर को खोलते हैं। अब कौन फंस गया है? काशिफ साहब। अब भाई एज अगेंस्ट काशिफ व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय अदील ऑन 11 मार्च। आगे समझ इसकी? कर लोगे? ये इस तरह के पेपर में आए हुए हैं पहले भी क्वेश्चन, ये बल्कि क्वेश्चन भी पास पेपर का ही है, ठीक है। तो 5-6 साल पहले आया है, तो आप इसको कर सकते हो। सिनेरियो आपको बना के दिया जाएगा, तो उसमें फिर आपने देखना है। सिंपल सा इसका फॉर्मूला ये है कि ऑफरर कब बाउंड होगा। ये एज अगेंस्ट वगैरह को चाहे ना भी इतना गौर से पढ़ो, मतलब आपको इसकी समझ आ गई है ना। एज अगेंस्ट का मतलब होता है कि ये बंदा हो गया, ठीक है। एज अगेंस्ट प्रपोजर का मतलब प्रपोजर बाउंड हो गया, वो कब होता है? जब ऑफरी ने लेटर पोस्ट कर दिया, चाहे उसके बाद ना पहुंचा हो। ऑफरी कब बाउंड होता है? जब ऑफरर की नॉलेज में चीज़ आती है, ठीक हो गया। अच्छा, बाउंड होने को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये बाउंड हो गया या वो बाउंड हो गया? क्या हो जाता है बाउंड होने से? बाउंड होने से मुराद ये है कि अगर वो बंदा पीछे हटता है तो उसको डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो फाइन उसको पे करना पड़ेगा, पेनल्टी लग सकती है उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए बाउंड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस में। हाँ जी, आ गई है इसकी समझ? अब आगे इधर आ जाएं रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे। अब ये ज़रा समझें, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। एक्सेप्टेंस को आप किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकते हो। अच्छा पहले बताएं, ऑफर को रिवोक हम कब कर सकते हैं? क्या चीज़? एक्सेप्टेंस होने से पहले। क्या चीज़ है भाई? एक्सेप्टेंस होने से पहले। ऑफर की एक्सेप्टेंस अभी नहीं हुई तो हम उसको रिवोक कर सकते थे। एक्सेप्टेंस के बाद तो बन गया प्रॉमिस, अब नहीं वो रिवोक होना। अब यहाँ पे बात आ रही है कि अगर आप एक्सेप्टेंस कर बैठो, जैसे हमने वो बस वाले केस में एक्सेप्टेंस कर दी है, अब आप चाह रहे हो कि मैं उसको रिवोक करूं, तो वो किस तरह करेंगे देखें ज़रा। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। मतलब कि जब तक ऑफरी बाउंड नहीं होता आप उसको कर सकते हो। हमने वही किया ना, बस पे आपने बंदा भेजा, 24 घंटों में पहुंचना था, आपने 10-12 घंटे बाद सोचा कि यार रिजेक्ट कर दूं, जहाज़ पे भेजा, 2 घंटे बाद पहुंच गया, अभी वो 24 घंटे वाला रास्ते में है कहीं, ठीक है। आपने जाके पहले ही बता दिया कि भाई रिजेक्ट है, क्योंकि ऑफरी अभी तक बाउंड नहीं हुआ था, तो आप इस तरह कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस पहुंच गई है
ख़त्म होगी ना बार, फिर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब तो आप बाउंड हो गए हैं, आप पीछे नहीं हट सकते। आई बात समझ है नहीं? या नीचे देखें जी, अदील साहब क्या करते हैं, अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल अ वैन टू काशिफ फॉर 1 लाख, द लेटर रीचेज ऑन 8th मार्च, काशिफ एक्सेप्ट्स बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 9th मार्च। ये वो पहले वाली कहानी है। लेकिन नेक्स्ट डे, अब लेटर जो होता है ना, आम तौर पे मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन लगते हैं उसको पहुंचने में, ठीक है। TCS वगैरह 1 दिन में पहुंच जाते हैं, लेकिन लेटर सरकारी काम है तो वो फिर पहुंचता भी नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर पहुंचे तो 2-3 दिन आपके लगेंगे उसको। नेक्स्ट डे काशिफ थॉट दैट द डील इज़ नॉट गुड, काशिफ साहब को फिर अकल आ गई, उसने कहा डील अच्छी नहीं है, एंड कॉल्ड अदील टू रिवोक हिज ऑफर, उसने कॉल कर दी उसको। यहाँ पे ज्यूम ये किया जा रहा है कि उसने अदील ने कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं बताया हुआ, वरना कॉल तो कर ही नहीं सकता। ये कॉन्सेप्ट साथ साथ लिंक करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था ना, कॉल क्यों की है उसने, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई उसने कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं बताया, ठीक है। लेटर भाई पहुंच चुका था, कॉल किया, लेकिन कॉल उसने उठाई तब जब वो लेटर पढ़ रहा था। लेटर पढ़ रहा था साथ साथ उसने कहा जी भाईजान आपने एक्सेप्ट कर ली है, टांग पे टांग रख के उसने कहा कि आप फंस चुके हो। अब इसका मतलब क्या है, काशिफ उसको रिवोक क्यों भला, क्योंकि एक्सेप्टेंस नॉलेज में आ गई है ऑफर के, तो ऑफर क्या हो गया है। हाँ जी आई समझ। दूसरी एग्जांपल, अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल अ वैन, द लेटर रीचेस काशिफ ऑन 8 मार्च, काशिफ एक्सेप्ट्स बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 9 मार्च। नेक्स्ट डे काशिफ थॉट दैट द डील इज नॉट गुड एंड कॉल्ड अदील टू रिवोक हिज ऑफर। अदील हैड नॉट रिसीव्ड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट, लेट्स अज्यूम कि अभी तक उसके पास लेटर नहीं पहुंचा, तो जब जब लेटर ही नहीं पहुंचा आपके पास, तो इसका मतलब क्या है, रिवोक आप कर सकते हो। कोई सवाल हो इसमें किसी तरह का? नहीं नहीं, वो तो निकल गया, बस के पीछे भाग के रुके हम, वो तो पहुंच गए, वो किसी और बंदे। हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि वो कोई इतना स्ट्रिक्ट रूल उसने नहीं लगाया प्रिस्क्राइब्ड मोड का। लगाया हो तो भाई फंस गए हैं, फिर वो तो कुछ हो ही नहीं ना सकता, सही है। फिर वो वही वाला रूल होगा, कौन सा, कि आप दूसरा मोड चूज करोगे। अब डिपेंड करता है अगले बंदे के ऊपर। हमने कल ये पढ़ा है ना कि अगर आप उसका मोड फॉलो ना करें, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड मोड वाले के अंदर वो मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है, सही है। वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन वो उसका रीज़न बताएगा, लेकिन हो सकता है वो एक्सेप्ट भी कर ले। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन हो तो वहाँ पे मे वाला वर्ड नहीं है भाई, सही है। कोई अगर कंडीशन है ऑफर के अंदर, उसको नहीं किया गया पूरा, तो वो नल एंड वॉइड है उधर ही। क्लियर बात? हाँ जी, और कुछ भाई? बस ऐसे ही है, छोटी छोटी सी बारीकियाँ हैं इसमें, ठीक है। वो अगर कॉन्सेप्चुअली लेकर हम चलें, समझ आ रही है ना, लॉजिक है सारा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी रिवोक करने पे, अब रेवोकेशन को उन्होंने अलग से अब बताया कि रेवोकेशन क्या होती है। हमें हालांकि थोड़ा सा इसका आइडिया था। अब वो कह रहा है रेवोकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, विदड्रॉइंग और कैंसलिंग। इसने अब 3 ये लिखे हैं, आप और भी डाल सकते हो, रिजेक्शन लिख दो, टर्मिनेट लिख दो, जो भी आपका दिल करता है, ठीक है। मतलब उसका क्या है कि ख़त्म करना, ख़त्म करने को रिवोक करना कहते हैं। एन ऑफर और एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। ये टाइम लिमिट है भाई, कि ऑफर को भी आप रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्टेंस को भी कर सकते हो। टाइम लिमिट क्या है? अब प्रपोजल मे बी रिवोक्ड, प्रपोजल से मतलब ऑफर, ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ये हमें पता है, ठीक है, कि जब तक उसकी एक्सेप्टेंस ना हो आप उसको रिवोक कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस कब रिवोक होती है? मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। कि भाई एक्सेप्टर मतलब ऑफर अभी तक बाउंड नहीं हुआ तो आप उसको रिवोक कर सकते हो। ओके, ये रेवोकेशन का भी देख लें। एग्जांपल 40, अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल हिज हाउस टू काशिफ, काशिफ एक्सेप्ट्स द ऑफर बाय अ लेटर पोस्टेड ऑन 4th मई। 4 मई को भाई काशिफ साहब ने लेटर पोस्ट कर दिया। द लेटर रीचेज अदील ऑन 6th मई, 6 मई को अदील के पास पहुंचता है। पहले तो ये बताएं कि भाई जो है कौन है बंदा, काशिफ, काशिफ कब बाउंड होगा एक्सेप्टेंस के हवाले से? जब 6 मार्च को है, 6 मार्च को होगा आपका ऑफरी बाउंड, सही है।
लेकिन अदील साहब कब तक रिवोक कर सकते हैं? अदील में रिवोक हिज ऑफर बिफोर काशिफ पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। भाई जब तक वो अपने एक्सेप्ट नहीं करता तब तक हम उसको रिवोक कर सकते हैं। ऑफर की बात हो रही है। अब अगली बात आ गई एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस भाई कब तक रिवोक हो सकती है? जब तक उसकी नॉलेज में ना आए, मतलब कि ऑफरी बाउंड ना हो। ये देख लें, काशिफ में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेज अदील, मतलब 6 मई से पहले 6 मई को नॉलेज में आ गई बात, मतलब ऑफरी बाउंड हो गया, अब वो रिवोक नहीं कर सकता, उससे पहले वो कर सकता है। करेगा वो जाहिर है इसी तरह कि उसको अपना लेटर फिर उससे पहले पहुंचाना पड़ेगा। ठीक हो गया रिजेक्शन का। हाँ जी, है कोई इशू? नहीं, ये भी लॉ ही है, सही है, लेकिन इसमें ना थोड़ा आपको, ये थोड़ा है जनरल लॉ, सही है। इसमें सिविल लॉ है ना, वो टैक्स जो होता है वो क्रिमिनल लॉ होता है, उसके अंदर एक एक चीज़ का मतलब फ़र्क होता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम कंसेप्चुअली बात करते हैं ना चीज़ को। टेकिंग बैक से मुराद तो ये हो गया ना कि अगर आपने कोई ऑफर, हाँ आपने वो चीज़ ही वापस ले ली है तो भाई ख़त्म होगी बात। विदड्रॉ का मतलब यही हो गया कि आप उससे पीछे, मतलब आप विदड्रॉ के अंदर असल में चीज़ें आ जाती हैं ना। रिजेक्ट करना भी विदड्रॉ ही नहीं होता। अगर आप रिजेक्ट कर देते हो इसका मतलब क्या है कि मैंने एग्रीमेंट से विदड्रॉ अपने आप को कर लिया है, ठीक है। कैंसलिंग का मतलब भी वही है, इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आप टर्मिनेट वगैरह भी लगा सकते हो, क्योंकि सिनोनिम्स हैं, मतलब उनके फ़र्क हैं नहीं। लेकिन कई चीज़ें होती हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे। वॉइड एक वर्ड होता है, सही है, वॉइड एक वॉइडेबल होता है, ये नहीं आप दोनों यूज़ कर सकते एक जगह पे, उनके मतलब डिफरेंट है। ये तो सिनोनिम्स हैं, आप इनको कर सकते हो। और क्योंकि आपने पेपर के अंदर, मैंने आपको बताया कि रीप्रोड्यूस नहीं करना एग्जैक्ट, आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। हाँ ये है कि उसका मफहूम वही होना चाहिए जो हम बताना चाह रहे हैं। मफहूम ज़ाहिर है हमारा चेंज नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये बातें वो रिपीट हो रही हैं। कम्युनिकेशन रेवोकेशन की कब कंप्लीट होती है भाई? एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। मेकिंग इट का मतलब क्या है? रिवोक कौन कर रहा है, मतलब है कि ऑफरी भी रिवोक कर सकता है। ऑफरी किस चीज़ को रिवोक करेगा? एक्सेप्टेंस को, ठीक है। और ऑफर को कौन रिवोक करता है? ऑफर करता है। वो कहता है कब कंप्लीट कम्युनिकेशन समझी जाएगी? एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, मतलब जो पर्सन इसको मेक कर रहा है वो बाउंड हो जाएगा। When it is put in a course of transmission to the person to whom it is made, वही बात है, ठीक है, कि आप इसको याद रखने के लिए रिवोक की वर्ड यूज़ कर लो, सही है। एज द पर्सन मेकिंग इट रिवोकर होता है, सही है। टू whom it is made वो रिवोक की कर लो उसको। रिवोकर मतलब है कि कब इसको भाई कर सकता है, उसकी कम्युनिकेशन कब समझी जाएगी? जब उसने उसको ट्रांसमिट कर दिया है, ठीक है, कोर्स में आ गई है। और एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, रिवोकी के लिए कम्युनिकेशन कब होगी? जब उसकी नॉलेज में आएगी कि भाई रिवोक हो गई है। हाँ जी, क्लियर है बात? ये ऊपर एग्जाम्पल 41 देखें ज़रा। असलम ऑफर टू सेल इज कार टू शाहिद फॉर 2 मिलियन। असलम साहब यहाँ पे क्या हैं? ऑफरर हैं। कोई भी इस तरह क्वेश्चन हो ना, पहले आपने उनके करेक्टर्स वो डिफाइन कर लेने हैं कौन है, फिर वो चाहे ऊपर लिख लेना, उससे थोड़ा क्लियर हो जाता है फिर। ऑफरर ने जी सेल अपनी कार की है, शाहिद को ऑफ़र करवाई है, शाहिद ऑफरी हो गया 2 मिलियन की। ऑफरी सेड दैट ही नीड सम टाइम टू डिसाइड, उसको भाई चाहिए थोड़ा सा टाइम। एंड विल लेट असलम नो इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड, ठीक है। लेटर सेम डे, उसी दिन असलम कौन था? ऑफरर। असलम साहब ने कॉल कर दी उसको ऑन फ़ोन, मोबाइल पे कॉल की शाहिद, एंड टोल्ड हिम दैट ही हैज़ चेंज्ड हिज माइंड। उसने कहा कि भाई नहीं, मैंने अपना ज़हन बदल लिया है, अब ऑफ़र आपकी अवेलेबल आपके लिए नहीं है। सही, क्या कर सकता है वो? इस तरह कर सकता है भाई। हमने ऑफ़र करवाई उसको, उसने कहा मुझे अभी टाइम दो, हमने कहा लंबा ही टाइम लो, मेरी तरफ से रिजेक्ट है, तो हम कर सकते हैं ना इस तरह रिवोक, एक्सेप्टेंस से पहले पहले। बस वही आपको बताया गया।
हाँ जी सही है। अब नीचे आ रहे हैं एग्जाम्पल 42। तलत ऑफर्ड, तलत साहब कौन है? ऑफरर हैं। बाय अ लेटर ऑन 1 अक्टूबर टू सेल गुड्स टू बिलाल इन मुल्तान, मुल्तान में बिलाल साहब बैठे हुए हैं। तलत ने कहा मैं आपको 1 अक्टूबर को उसने लेटर भेज दिया कि आपको मैं चीज़ें बेचूंगा। बिलाल रिसीव्ड द ऑफर ऑन 11 अक्टूबर, लेटर बहुत ही स्लो पैदल गया है, 11 अक्टूबर को पहुंचा है। एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस, और उसने भाई 11 अक्टूबर को एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी अपनी। अब आप ये बताएं, फिलहाल इधर ही रुक जाएं, एक्सेप्टेंस किसने पोस्ट की है? बिलाल ने। बिलाल मतलब ऑफरी, ऑफरी ने एक्सेप्टेंस अपनी पोस्ट कर दी है। कौन बाउंड होगा? ऑफर साहब बाउंड हो चुके हैं। सही है, आगे आ जाओ। ऑन 18 अक्टूबर तलाल रोट अ लेटर रिवोकिंग हिज ऑफर, द लेटर वॉज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को भाई तलाल साहब ने लेटर लिख दिया अपनी ऑफर रिवोक करने का। ठीक है, कर सकता है रिवोक? तलाल ऑफर था ना, तलाल ने उसको लेटर लिख दिया कि भाई मैं रिवोक कर रहा हूँ 18 अक्टूबर को, जबकि जो ऑफरी था उसने अपनी एक्सेप्टेंस कब दी है? 11 अक्टूबर को। तो कर सकते हैं। इधर हो गया कि भाई नहीं हो चुकी है। द लेटर वॉज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20, वो और 2 दिन बाद पहुंचा। हेल्ड मतलब ये फैसला हुआ, द रेवोकेशन वाज ऑफ नो इफेक्ट until it reached Bilal. A contract was made on 11th October when Bilal accepted the offer. भाई 11 को हो चुका था क्योंकि कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में वो चीज़ आ चुकी थी। सही है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आइए इसकी समझ क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आ जाए जी। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम, मुराद साहब ने जी सनम जंग को 4 लाख रुपए की अपनी कार ऑफर कर दी। मुराद ऑफरर हैं, सनम कौन है? ऑफरी हैं। सनम एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इनक्लोज्ड अ पे ऑर्डर ऑफ 1.5 लाख एंड विद द प्रॉमिस टू पे द बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ फलां। 4 लाख रुपए का भाई उसने कहा कि मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सनम साहब ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट करके आगे क्या किया, उसको 1.5 लाख रुपए का पे ऑर्डर से मुराद समझ लिया चेक है, एक चेक दे दिया 1.5 लाख का, और बाकी उसने कहा 62,500 की कोई 4-5 हमारी इंस्टॉलमेंट है। बताएं भाई, जो आपको छोड़ दें, खुद से ज़रा बताएं कि क्या हो सकता है ऐसे? 4 लाख रुपए में मैंने आपको कहा कि मुझे 4 लाख रुपया दो, गाड़ी लो, आप आगे से मुझे 1.5 लाख रुपया अभी दो, बाकी के 6 महीनों में दो। क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा कानूनी जुबान में थोड़ा सा अगर आप बताएं ना। एक तो आप इसको काउंटर ऑफर कह सकते हैं या कंडीशन आप कह सकते हो कि उसने कहा था कि भाई 4 लाख रुपया दो, इकट्ठा ही दो, जाहिर है वो कंडीशन थी। सही है, ऑफर में भी कंडीशनल, लेकिन एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड और अनकंडीशनल, क्योंकि वो आगे से कंडीशन उसने लगा दिया कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ लेकिन ये इस तरह होगा। ये पढ़ें ज़रा। एन एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल असेंट बाय द ऑफरी टू ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। सही है, ये हम पहले उसको रीज़न बताते हैं ना कि हम ये क्यों बात करना चाह रहे हैं आपसे। इन दिस केस सिंस द ऑफर हैज़ बीन एक्सेप्टेड with a variation it would be regarded as a qualified acceptance, qualified या conditional acceptance। ठीक हो गया। therefore a contract between Murad and Sanam has not been formed, however if Murad accepts the counter offer, दो concept आ गए ना इस सवाल के अंदर। एक तो आया कि उसने कंडीशन नहीं मानी, चलो नहीं मानी ख़त्म करो, लेकिन भाई उसने काउंटर भी तो किया ना आपको। अगर अब आप उसको एक्सेप्ट कर लो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज भेजूंगा ग्रुप में, वो आप फिर वीकेंड पे कर लेना पास पेपर की। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। कोई इशू अभी तक आ रहा है तो बताएं। बतूल हैं जी, बतूल ऑफर टू सेल हर फ्लैट टू साकिब फॉर 4.2 मिलियन, 4.2 मिलियन का आपको बेचना चाह रहे हैं जी हम। साकिब एक्सेप्टेड द ऑफर एंड सेंट अ चेक ऑफ 15 लाख विद अ स्टिपुलेशन टू पे द बैलेंस इन 24 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। यह दोबारा वही वाली आ गई है। ठीक है, तो भाई सेम सीन हो जाएगा। क्लियर है, आपको जिस तरह ऑफर की गई है आपने उसी तरह ही उसको एक्सेप्ट करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 हमने कल कर लिया था आई गेस, बदर वाला। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पे आ जाएं। ऑन 3 सितंबर 2018 सलीम साहब ऑफर्ड, सलीम है जी ऑफरर, बाय अ लेटर टू सेल हिज लैपटॉप टू गाजी फॉर 50,000। गाजी रिसीव्ड द लेटर ऑन 5 सितंबर, 5 सितंबर को उसके पास पहुंचा। मतलब है कि ऑफर कब कम्युनिकेट हुई है? कब हुई है भाई?
5 को, जब नॉलेज में आए अगले बंदे के। ऑफर के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि जब अगले की नॉलेज में आए, ठीक है। हम यहाँ पे मतलब छोटे छोटे वो कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। 5 सितंबर को ऑफर होगी कंप्लीट। अगले दिन भाई 6 सितंबर को गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। गाजी साहब ने सलीम को खत लिख दिया। अब बताएं जी कौन बाउंड हुआ है? सलीम साहब यहाँ पे बाउंड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लेटर ट्रांसमिशन में डाल दिया गया है, ठीक है। अगली बात, द लेटर रीच्ड सलीम ऑन 8 सितंबर। अब कौन बाउंड हुआ है? अब ऑफरी साहब, गाजी साहब भी बाउंड हो गए हैं क्योंकि उसने लेटर खोल के देख लिया है। सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्टेड इट टू गाजी ऑन 5 सितंबर। 5 सितंबर को सलीम ने रेवोकेशन का लेटर गाजी को लिख दिया है। गाजी ने एक्सेप्टेंस कब की थी? नहीं, ऊपर पढ़ो ज़रा। 6 को की थी, सही है। जबकि सलीम ने 5 तारीख को, मतलब जिस दिन उसने गाजी के पास लेटर पहुंचा था, ऑफ़र कम्युनिकेट हुई थी, उसी दिन ही उसने क्या किया, उसको रिवोक का भी लेटर अपना पोस्ट कर दिया। लेकिन लेटर पहुंचा कब है भाई? 7 को। अब समझ रहे हैं सिचुएशन? 7 सितंबर को लेटर पहुंचा है रेवोकेशन का, लेकिन 6 को वो एक्सेप्ट कर चुका है। एक्सेप्ट करके किसको बाउंड कर दिया उसने? ऑफरर को। मतलब है कि ऑफरर साहब अब अपनी जो रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अंडर द प्रोविजन ब्रीफली डिस्क्राइब एंड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन वाज कंप्लीट, वगैरह वगैरह सारा बताते हैं भाई। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड ऑन 5 सितंबर व्हेन इट केम टू नॉलेज। हमने यही कहा कि भाई 5 सितंबर को नॉलेज में आया, चलो ऑफर होगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वाज कंप्लीट एज अगेंस्ट सलीम। एज अगेंस्ट सलीम से मुराद क्या है? सलीम साहब बाउंड है। कब? व्हेन द लेटर वाज पोस्टेड। 6 सितंबर को लेटर जैसे ही लेटर बॉक्स में डाला, सलीम फंस गया है। एंड एज अगेंस्ट गाजी, और गाजी साहब कब हुए? इट वाज कंप्लीटेड व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीच्ड सलीम। 8 सितंबर को पड़ा है लेटर, तो फ्री यहाँ पे बाउंड होता है। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर वाज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट सलीम ऑन 5 सितंबर। उसकी तरफ से होगी व्हेन द लेटर ऑफ रेवोकेशन वाज पोस्टेड, जब उसने लेटर ऑफ रेवोकेशन अपना पोस्ट किया। एंड एज अगेंस्ट बाइंड, गाजी साहब कब बाउंड होंगे भाई? 7 सितंबर को, व्हेन द लेटर ऑफ रेवोकेशन वाज रिसीव्ड बाय हिम। ये तो हो गई ना सिर्फ रेवोकेशन की बात। दूसरी बात ये है कि रेवोकेशन हुई भी है या नहीं, वो नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रेवोकेशन की हो रही थी कि कम्युनिकेट हुआ है कि नहीं। सिंस गाजी है, अब वो नीचे बताएगा, सिंस गाजी हैड पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 6 सितंबर एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर वाज कम्युनिकेटेड टू हिम ऑन 7 सितंबर, तो हिज एक्सेप्टेंस वाज वैलिड। सलीम कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर आफ्टर 6 सितंबर। ओके भाई, आगे समझ बात की। व्हेन द कम्युनिकेशन से वो आगे बात होगी। देयरफॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन क्रिएटेड। क्लियर है? कोई मसला हो इसमें? कोई इशू नहीं है। एमसीक्यूज आ जाएंगे इसके। सिंपल सिंपल से एमसीक्यूज है, अभी देख लेते हैं। लॉफुल ऑफर इज प्रॉमिस, क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉमिस में ये भी आती है, एक्सेप्टेंस भी आती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एन ऑफर, इसमें से कौन सी चीज ऑफर होगी भाई? एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग रिवॉर्ड टू एनीवन हु फाइंड्स द लॉस्ट डॉग ऑफ द एडवर्टाइजर। अब यहाँ से इस एग्जांपल से हमें ये फिर वाज़ेह होता है कि हर तरह की एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती भाई। आपने ये नहीं कि जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का वर्ड आ गया आप कहोगे ये तो सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये ऑफर है ही नहीं। नहीं, आपने पूरी लाइन पढ़नी है। वो कह रहा है एडवर्टाइज किया गया है कि जो भी ढूंढेगा उसको इनाम मिलेगा, तो भाई ये ऑफर करवा रहे हो बंदा, ठीक है। सी हो गया हमारा। नेक्स्ट आ रहे हैं, अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर अ लॉफुल एंड लीगल मैटर sufficiently stamped and duly addressed is put into course of transmission। कहने का पर्पज है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कर दिया गया है, तो बताएं जी जवाब इसका क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज अगेंस्ट द ऑफरर साहब अब क्या हो गए हैं? बाउंड हो गए हैं भाई। तो हमारा जवाब क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज अगेंस्ट द ऑफरर, हमारा प्रपोजर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं, एन ऑफर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम। ये देखें फजूल साहब उसने खेला है आपके साथ। डिफरेंट फ्रॉम नहीं है, मतलब बाकी 3 चीज़ों से डिफरेंट होगा, एक से नहीं होगा। कहने का उसका मतलब है कि ऑफर का मतलब क्या है,
तो आप बता दिए कि प्रपोजल फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, सही है। बाकी तीनों क्या है भला? इनविटेशन टू ऑफर, चलें गुड। पांचवा आ रहा है जी, ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन 10th बाय अ लेटर विच रीचेस बी ऑन 12th। ठीक है, इस पहले तो ये बता रहे हैं भाई कि ऑफ़र कब कम्युनिकेट हुई है, 10 को या 12 को? 12 को, जब अगले की नॉलेज में आई। अब अगली बार, बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 14th, उसने भाई 14 तारीख को लेटर लिख दिया, कौन बाउंड हो गया है? ऑफर बाउंड हो गया है। विच रीचेज ए ऑन 16th, अब कौन बाउंड हो गया है? ऑफरी, क्योंकि ऑफर की नॉलेज में आ गई है। दी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए से मुराद कौन है आपका? हाँ जी, वो कब होगा भाई? 14th को। क्लियर है बात? तो अगर यहाँ पे लिखा होता बी कब बाउंड हुआ तो 16th को। हाँ जी अरसलान, आ गई समझ? ए ऑफरर है, कोई नहीं, रोज़ा लग जाता है। आगे आ जाएं भाई। ऑफर इज सिंपली, ऑफर क्या है जी? इनमें से पढ़ो ज़रा जो सबसे सही वाला हो। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? इजहार, मतलब आप अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहे हो। ऑफ़र नहीं होती ख्वाहिश। आपका वैसे ना कि यार अगर मेरे पास पैसे होते मैं ख़रीद लेता, तो पैसे तो हैं ही नहीं, तो ख़रीदना कहाँ से है? ठीक है, हाँ, तो ख्वाहिश आपकी ऑफ़र नहीं होती, पहले ये आपको समझ आनी चाहिए। पहले का मतलब, क्योंकि आप इसको अल्फ़ा भी लगा सकते थे, लेकिन उसने कहा एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। भाई ख्वाहिश तो मेरी भी ऑडी हो, पैसा नहीं है ना, है, तो इसलिए ऑफ़र नहीं है। सी होगा इंटेंशन टू गेट असेंट ऑफ अदर पार्टी फॉर ऑफर्ड एक्ट और एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस से मुराद क्या होता है? नॉट टू डू समथिंग, रोकने को एब्सटिनेंस कहते हैं। ठीक है भाई। एन ऑफर कैन नॉट बी मेड, सातवां, टू द ऑफरर हिमसेल्फ, डेल्टा, सही है। आठवां बताएं, एन ऑफर इज सेड टू बी रिवोक्ड, कब रिवोक होती है भाई? कंडीशन वाले के लिए भाई बाटा रेट है कि भाई अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो सीधा सीधा रिवोक है, कुछ ना बताना है, ना उससे बात करनी है, ना कभी मिलना है, सीधा उससे नाराज़ हो जाओ कि रिवोक हो चुके हैं। ठीक है। 9th, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, सही है। हाँ जी, है कोई इशू? 10th पे आ रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, भाई कौन सी सही है इसमें? फर्स्ट है, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरी। जब ऑफरी कब, उसके अगेंस्ट कब होती है भला? ऑफरी के अगेंस्ट नॉलेज आ जाए ऑफर के लो, तो क्या उससे पहले रिवोक हो सकती है? दूसरा पॉइंट पढ़े, उसमें क्या मसला आ रहा है? दूसरे पॉइंट में क्या इशू आ रहा है? क्या चीज़? दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टर, तो दूसरा नहीं सही लग रहा? समझो ना ज़रा इसको। एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जब ऑफर, एक्सेप्टर से मुराद ऑफरी, ठीक है, ऑफरी जब तक बाउंड नहीं हो जाता उससे पहले आप इसको कर सकते हो। ऑफरी कब बाउंड होता है? जब उसकी नॉलेज में आ जाए, तो इसका मतलब है कि भाई तब तक आप उसको कर सकते। ये वही है ना एग्जाम्पल जो हमने कहा है उसको कि बस पे बंदा भेजा है, तो पीछे जहाज़ पे बंदा भेजा है, जब तक उसकी नॉलेज में नहीं आया था, ऑफरी तो बाउंड ही नहीं है, तो ऑफरी तब तक उसको रिवोक कर सकते। एक्सेप्टेंस की रिवोक की बात हो रही है। हाँ जी, क्लियर है भाई शाहजेब?
11 अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर, ये ऊपर वाला ही आ गया दोबारा। 12 आ गया एन ऑफर गेट्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। कब लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे भाई? जब भाई एक्सेप्ट होगा, क्योंकि तब ये बनता है प्रॉमिस, तब जाके लीगल कॉन्सिक्वेंस। सिंपल ऑफर का कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये जो जितने भी हैं ना, इनमें से मोस्टली पास पेपर में आए हुए हैं, तो इस लेवल के आते हैं एमसीक्यूज। सिर्फ आपने थोड़ा सा सोचना है, इंग्लिश बस समझ नहीं है, उर्दू तर्जमा करोगे तो इजी वे में हो जाएगा। 13 पे आ रहे हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इज इन्फर्ड। मतलब इसका इन्फर्ड से मरा होता है, क्या मतलब है, कहाँ से नज़र आती है, शो होती है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस? कंडक्ट। साइलेंस नहीं लिखना, हमने कल क्लियरली पढ़ा है साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। खामोशी एक्सेप्टेंस नहीं है भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आगे से। 14 आ गया जी अब्दुल्ला ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल क्रीम हिज मोटर बाइक फॉर 5000। Kareem Ofri wrote back saying he accepted the offer and would pay in 2 installments at the end of the 2 following months. Is there a contract? क्यों भला? एक्सेप्टेंस ने भाई अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस आ गई है, उसने आगे से काउंटर ऑफर कर दी है, तो अब्दुल्ला साहब इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आ गया जी लास्ट, हाँ जी सी होगा ना जवाब। 15 नंबर लास्ट, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज किसके ऊपर लगता है भाई? इस पे लगता है, ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल भी हो, हर एग्रीमेंट के ऊपर नहीं लगेगा। कोई मसला हो किसी में? चलें जी, इंशाल्लाह फिर आप लोगों ने अपना देना है, टेस्ट देना है फिर ट्यूसडे को, मंडे को फिर इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।